नमस्कार प्यारे बच्चों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रह्मांड में हम कहाँ। यानी कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस यूनिवर्स में कहाँ हैं। तो इस वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए कुछ फ़ोटोज़ का सहारा लिया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली ये फ़ोटो आपके सामने, इसमें बहुत सारे आपको ग्रह, उपग्रह, तारे, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यह है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है वो जो भी पार्टिकुलेट मैटर, जो भी गैसेस, जो भी धूलकण, ग्रह, उपग्रह, जो भी चीज़ें हमें आज तक पता है, उन सबको सम्मिलित रूप से अगर हम देखते हैं तो वही ब्रह्मांड है। हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज़ आज तक हमें पता है वो है हमारा यूनिवर्स या हमारा ब्रह्मांड, जिसमें हर एक चीज़ को शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड जो है, अगर हम लेक्चर के हिसाब से चलते हैं तो ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगाओं से मिलकर के बना है। हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं से मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण होता है। हमें पता है बच्चों कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल किसी एक आकाश गंगा का भाग है और इस तरीके की लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हम इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। अगर आगे इसकी बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित या इसके विकास से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो सिद्धांत है वो है आपका बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो है हमें बताता है कि ब्रह्मांड प्रारंभिक अवस्था में अत्यंत गर्म और घना था। बाद में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह ठंडा हुआ। कहने का मतलब क्या है कि बिग बैंग जो सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि जब ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर ब्रह्मांड जो है वो बहुत ज़्यादा सघन था, यानी कि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा था और वो बहुत ज़्यादा गर्म था। बाद में आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले वहाँ ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ और वो बहुत तेजी से फैला और फैलने की जो उसकी क्रिया है उसी में ये साथ साथ ठंडा होना शुरू हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित, जिनके बारे में हम चर्चा किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। यहाँ हम केवल हर चीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक समझ हमारी बनाना चाहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं। हमें ब्रह्मांड का बहुत सारा विस्तार से यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें हम बाद में किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। दूसरा, आपका जो फोटो अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारी आकाश गंगा। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। उन्हीं करोड़ों आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा, ये हमारी एक आकाश गंगा है। ठीक है, ये एक हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा होता क्या है? आकाश गंगा असंख्य तारों के समूह होते हैं। असंख्य तारे मतलब बहुत सारे तारे, और इसका विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और करीब हर आकाश गंगा में 20,000 करोड़ के आसपास तारे जो हैं वो पाए जाते हैं। हम जिस आकाश गंगा के भाग हैं, या हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा का भाग है, उसका नाम है दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसको मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो हमारी आकाश गंगा कौन सी हुई बच्चों? दुग्ध मेखला। कौन सी हुई? दुग्ध मेखला। तो हम
यूनिवर्स में हमारी यूनिवर्स में जो है दुग्ध मेखला आकाश गंगा में रहते हैं। उसके बाद जो फोटो आपके सामने है अभी, वो है हमारा सौर। हमने पढ़ा था कि आकाश गंगा के अंदर अनेकों अनेक तारे होते हैं और तारों के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, जिसमें आपका ग्रह, उपग्रह, बोने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, धूलकण, ये सब चीजें जो हैं सूर्य के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण या तारों के चारों तरफ अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण चक्कर लगाती हैं। तो हमारा जो तारा है, हमारे सौर मंडल से या सौर परिवार से संबंधित जो तारा है वो है सूर्य। ये आपका सूर्य, ये हमारा तारा है, ठीक है। तो सौरमंडल क्या हुआ? सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय वस्तुएं, जो अभी मैंने नाम लिया था, जितनी भी चीजों का, जैसे कि आपके ग्रह, बोने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, धूलकण, ये सब चीजें सम्मिलित हैं खगोलीय वस्तुओं के अंदर, जो इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधे हुए हैं। मतलब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके द्वारा ये सारी चीजें सूर्य के साथ जुड़ी हुई हैं और एक निश्चित धुरी पर, या हम कहें कि एक निश्चित पैटर्न में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। तो हमारे सौर परिवार में इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारे ग्रह हैं, हम उनकी बात करेंगे। जो ग्रहों की संख्या है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगर हम देखें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, ये दूरी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले जो है वो है आपका मरकरी या बुध। पहला जो ग्रह है वो है आपका बुध, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र, फिर हमारा पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और लास्ट में आपका नेपच्यून। यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को हम वरुण बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिनमें से तीसरे नंबर का जो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो है आपकी पृथ्वी। सौरमंडल के बारे में हम एक लेक्चर अलग से करेंगे, तो बाकी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, तारे क्या होते हैं, धूलकण, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, हम उन सब चीज़ों के बारे में किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक हमारा पृथ्वी, ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है, अगर हम बात करें तो सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जहां पर जीवन संभव है। एकमात्र सौरमंडल में हमारा ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। अभी तक हमें इतना ही पता है, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर जीवन हो, लेकिन अभी हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी तक की जितनी जानकारी है हमें, उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी जो यहाँ दिखाई दे रही है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। आप इसको देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ब्लू कलर जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, जबकि ग्रीन और बाकी कलर जो है वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है वो आपके जल भाग को दिखाता है। जो ब्लू कलर है वो जल को, पानी को दिखाता है, और जो बचा हुआ ग्रीन येलो कलर का जो भाग, ब्राउन कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है आपकी भूमि। तो अगर हम जल और भूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का 71% यानी कि 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है या जल से ढका हुआ है, और इसके केवल 29% भाग पर भूमि पाई जाती है। तो अगर हम देखें तो जो भूमि का प्रतिशत है वो जल के मुकाबले में काफ़ी कम है।
और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को जल की अधिकता के कारण ही नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह जो है वो पृथ्वी है। इसके अलावा कितने भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है, पता होना चाहिए, और भूमि जो है बचे हुए 29% भाग पर है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई। लगभग अगर हम कहें कि 4.5 अरब साल पहले जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अभी पीछे जब हम यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड में सब चीज़ें आती हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर आपसे पूछा जाए तो वो जवाब देना है, और अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए तो आपको सिंपल बताना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। इसके अलावा यहाँ इमेज में आपको जो है पृथ्वी जो है वो गोलाकार दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है। तो कैसी है? पृथ्वी का आकार जो है वो भूआब है। कैसा है? भूआब। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको जियोइड बोलते हैं। जियोइड। पृथ्वी का आकार जो है वो जियोइड है। इसकी स्पेलिंग में शायद थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो पृथ्वी का आकार जो है जियोइड या फिर भूआब है। ये अगर आपको कोई पूछे या आप देखो तो जियोइड होता क्या है? जियोइड जो है वो पूर्णतः गोल न होकर के लगभग गोल होता है। जैसे कि मैं बात करूं कुछ इस प्रकार का, ये कहीं से धसा हुआ और कहीं से उभरा हुआ होता है, तो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। वो चपटा, थोड़ा सा चपटा होता है, खासतौर पर कहीं कहीं से ये धसा हुआ होता है। इसके बाद पृथ्वी के बाद हमें जिसकी जानकारी लेनी है जिस चीज़ की, वो है आपका ग्लोब। ये आपने बहुत बार अपने स्कूल में, क्लासरूम में या कहीं किसी ऑफिस में रखा हुआ देखा होगा अपने टेबल के ऊपर, या फिर आपकी अगर किसी स्कूलों में ज्योग्राफी लैब है तो आपने ज्योग्राफी लैब के अंदर रखा हुआ इस तरीके का एक मॉडल देखा होगा। तो बेसिकली बच्चों, ये जो मॉडल है ये होता है आपका ग्लोब। ग्लोब जो है वो हमारी पृथ्वी का हूबहू प्रतिरूप है। ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का एक लघु रूप है। क्या है? एक लघु रूप है। लघु प्रतिरूप। प्रतिरूप होता है मॉडल की हूबहू, जो किसी भी चीज को हूबहू दिखाए, जैसी कोई चीज है उसको वैसा ही दिखाए, उसको हम कहते हैं प्रतिरूप। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का हूबहू प्रतिरूप है। जैसी हमारी पृथ्वी है वैसा ही ये पृथ्वी को दिखाता है। हम कह सकते हैं कि आपकी धरती के ऊपर जितने भी प्रतिरूप हैं, भौतिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें आपके महाद्वीपों की, आपके महासागरों की, विभिन्न देशों की द्वीपों की आकृति, दिशा, स्थिति, इन सब चीज़ों को ग्लोब के ऊपर दिखाया जाता है। अभी आप ग्लोब को देखते हो तो आप देखोगे कि ग्लोब जो है वो एक तरफ झुका हुआ है। देखो, ये आपको जो ग्लोब है, आपका जो ग्लोब है वो यहाँ देखिए कि ये इस तरीके से झुका हुआ है। ये सीधा नहीं है, ये होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से झुका हुआ है।
क्यों झुका हुआ है? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है ये जो बीच का एंगल जो बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो इसीलिए ग्लोब जो बनाया गया है उसको भी 23.5 डिग्री झुका हुआ दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यह आपकी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। तो इसलिए ग्लोब के बारे में बाकी जो जानकारी है हम अगले लेक्चर में ग्लोब, मानचित्र और अक्षांश देशांतर के बारे में एक अलग से वीडियो जो है बनाएंगे और उसके बारे में विस्तार से हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर पूछा जाता है काफ़ी बार कि ग्लोब का जो है आविष्कार किसने किया, मार्टिन बेहेम नाम के एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने 1492 ईस्वी में ग्लोब का आविष्कार किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोब का लघु प्रतिरूप क्या है, ऑप्शन में दिया होगा मानचित्र या फिर ग्लोब या कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिरूप जो है वो आपका ग्लोब है। लेकिन ग्लोब की कुछ समस्याएं हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ग्लोब का एक हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम बाद में जो हमारा दूसरा कोई लेक्चर होगा उसमें विस्तार से करेंगे। उसके बाद ये आपका मानचित्र है। मानचित्र में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं भूमि के, ये स्थल भाग हैं और बचा हुआ जितना भी आपको ब्लू कलर का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जलीय भाग है। तो एक बार मानचित्र की डेफिनेशन और मानचित्र के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने अभी जाना था ग्लोब, जब हमने देखा और ऊपर हमने पृथ्वी के बारे में देखा, तो पृथ्वी जो है लगभग गोल है, लेकिन गोल नहीं है वो। उसका आकार जो है वो जियोइड है या भूआब है। तो उस तरीके की लगभग गोलाकार पृथ्वी को जब हम किसी चपटे कागज आपने मैप देखे होंगे अपने स्कूल में दीवारों के ऊपर बने हुए, या किसी रूम में लगे हुए, या किसी ऑफिस में, या फिर ज्योग्राफी लैब में बहुत तरीके के मैप जो हैं वो लगे होते हैं। तो आप देखोगे कि वो गोल नहीं है। वो जैसी हमारी पृथ्वी है वो वैसे गोल नहीं बनाए गए हैं, वो समतल कागज पर बनाए गए हैं। तो समतल कागज पर जो चीजें होती हैं उनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। तो वो होता है 2 डायमेंशन। हिंदी में उसको द्विविम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? द्विविम बोलते हैं। और जैसे हमारी पृथ्वी है उसकी कुछ गहराई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई, लंबाई, 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो जो ग्लोब हम बनाते हैं वो भी आपका गहरा भी है, चौड़ा भी है और लंबा भी है। तो ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशन पृथ्वी को 3 डायमेंशन ही दिखाता है, लेकिन मानचित्र जो है आपका 3 डायमेंशन पृथ्वी का 2 डायमेंशन चित्र जो है वो प्रस्तुत करता है। तो अगर हम ग्लोब को एक जगह से काट करके उसको सीधा करने की कोशिश करें तो इस तरीके से हम मैप को बना सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा नहीं होगा, वो कहीं कहीं से फट जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीज़ें और जो हैं लगाई जाती है मानचित्र को बनाने के लिए, वो हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें केवल ये समझना है कि मानचित्र क्या है। मानचित्र जो है 3 डायमेंशन भूतल या पृथ्वी का 2 डायमेंशन चित्र जो है प्रस्तुत करता है। इसके अलावा मानचित्र में किसी क्षेत्र के वैसे रूप का प्रदर्शन किया जाता है जैसे वह ऊपर से दिखाई देता है। मान लो हम किसी आकाश में जहाज के साथ या किसी सैटेलाइट से पृथ्वी का फोटो लेते हैं या धरती का फोटो लेते हैं, तो जैसी धरती हमें वहाँ से दिखाई देती है उस तरीके का अगर हम केवल आउटर बाउंड्रीज को खींच करके कोई चित्र बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वहाँ पर मानचित्र।
तो मानचित्र जो है वो भूगोल में मानचित्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बगैर मानचित्र के आप भूगोल नहीं सीख पाएंगे। और अगर हम कहें कि मानचित्र का अध्ययन किए बिना ना तो हम इसको पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी को, और ना ही अच्छे से कोई टीचर जो है ज्योग्राफी को पढ़ा पाता है। तो मानचित्र जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें, ये जो स्थल भाग की हम बात कर रहे थे, स्थल भागों को हमने अभी बताया था कि स्थल भाग जो है वो अलग अलग महाद्वीपों में बांटे गए हैं, और ये जो जल भाग हैं उनको अलग अलग महासागरों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर बात करें तो 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। तो ये आपको याद कर लेना है बच्चों कि पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। तो अगर हम महाद्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ इस मैप में हमें, ये वर्ल्ड का मैप है, पॉलिटिकल मैप मानचित्र जो है, इसमें केवल हाईलाइट किया गया है ओशियंस को और आपके कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों को, और महासागरों को हम ओशियन बोलते हैं, ओशियन को। बाकी कंट्रीज के नाम इसके अंदर नहीं लिखे गए हैं। यहाँ हमें केवल समझना है कि कौन कौन से महाद्वीप जो है वो है। हमने अभी पढ़ा था कि महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकती है। महाद्वीप जैसे कि अगर हम देखें कि ये देखो, ये ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जितना भी भाग दिखाई दे रहा है, ये एक महाद्वीप है। ये इसकी साफ साफ स्पष्ट बाउंड्री है जो बाकी महाद्वीपों को इससे अलग करता है। और इस महाद्वीप का नाम है एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद उसके नीचे, एशिया के नीचे ये पिंक कलर में ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको आजकल ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका एशिया, और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। उसके बाद ये आपका जो महाद्वीप, ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका के ऊपर और एशिया के बगल में यूरोप, ये आपका यूरोप, और इधर आपका अमेरिका। लेकिन अमेरिका को 2 महाद्वीपों के अंदर बांटा जाता है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका उत्तरी अमेरिका, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका साउथ अमेरिका। कितने हुए? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 6। और नीचे, ये सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव पर आपका नंबर 7 अंटार्कटिका। क्या? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप हैं आपके, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। अगर हम इनको साइज के हिसाब से बात करें इनकी, तो सबसे बड़ा आपका साइज के हिसाब से सबसे बड़ा आपका एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पे आपका यूरोप, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पर सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे महासागरों की। तो कितने महासागर हैं? पहले हम ये देख लेते हैं कि महासागर जो है वो होता क्या है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विस्तृत जल राशि समूह को, सबसे विस्तृत जल राशि समूह को हम महासागर
कहा जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विस्तृत जलराशि समूह को महासागर कहा जाता है। पृथ्वी पर टोटल जितना भी पानी है, जितना भी जल है, आप देखते होंगे नदियों के रूप में, तालाबों के रूप में, कुओं के रूप में, या पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ के रूप में, जितना भी पानी पृथ्वी के ऊपर है उसका 97% जो है वो आपका महासागरों में है। यानी कि जितना पानी हम नदियों, पर्वतों पर बर्फ के रूप में या फिर तालाबों में, झीलों में देखते हैं, वो पानी बहुत कम है। दुनिया का जितना भी पानी है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है, उसका 97% पानी केवल और केवल महासागरों के अंदर है। तो इस हिसाब से देखें तो महासागर वास्तव में बहुत बड़ी जल राशि है। अगर हम बात करें तो महासागरों की, तो कुल 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो एक बार मैप के ऊपर इनको देखते हैं कि कौन सा महासागर कहाँ है। तो ये आपका मैप। हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि ग्लोब को जब हम काट करके सीधा करने की कोशिश करते हैं तो मैप बनता है। तो ग्लोब को जो काटा गया है वो काटा गया है पैसिफिक ओशन से या फिर प्रशांत महासागर से। तो अगर हम एक चीज को बीचों बीच काट दें तो उसके 2 सिरे हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ इस कॉर्नर पे आपका और इस कॉर्नर पे ये आपका, ये दोनों अगर हम इस मैप को पीछे की तरफ घुमा करके मिला देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला हिस्सा जो है मिल करके आपका पैसिफिक ओशन बनाता है। ये 2 हिस्से आपके मिल करके पैसिफिक ओशन बनाते हैं। उसके अलावा एक हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया के अगर हम बात करें तो दुनिया कुल जो हमारी पृथ्वी है उसके 1/3 यानी कि उसके तीसरे हिस्से पर आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो ये एस आकार का, जो मैंने अभी एस बना दिया है, ये एस आकार का ये जो महासागर है बच्चों, इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। तो ये था आपका पहला, आपका था प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ? इधर हम देखें तो, इधर अगर हम देखें तो अमेरिका के पश्चिम दिशा में और एशिया के पूर्व में। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। और अटलांटिक की बात करें तो हम अटलांटिक जो है अमेरिका और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप एवं अफ्रीका के बीच में फैला हुआ है। 1, 2। तीसरा जो है वो हिंद महासागर। बच्चों एक कहावत अगर आपने सुनी होगी तो ऐसा कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ये अगर मैप पर आप देखो तो ये हमारा भारत है और इस हिस्से के नीचे, हमारे देश के भारत के नीचे ये जो भाग है, ये जो महासागर है, ये है बेटा हिंद महासागर। प्यारे बच्चों ये है हिंद महासागर। हिंदुस्तान को या भारत को हम इंग्लिश में इंडिया के नाम से जानते हैं, तो इस महासागर का इंग्लिश में नाम है इंडियन ओशन। हमारे देश के नाम पर है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है? वो है आपका हिंद महासागर। चौथा जो महासागर है, जैसे आपका यहाँ नीचे दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप था, वैसे ही
आपके ऊपर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर पानी है। उत्तरी ध्रुव पर एक विशाल जल राशि है जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आपका आर्कटिक महासागर। इसके अलावा कुछ विद्वान बच्चों ये जो नीचे का हिस्सा है अंटार्कटिका महाद्वीप के और प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग जो अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है, उसको कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान जो है साउदर्न या दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे 5 महासागर हैं, लेकिन बेसिकली हमारे 4 महासागर हैं। तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आपका आर्कटिक महासागर। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हम किसी दूसरी वीडियो में बातें करेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। यहाँ जो ये आपको मैप के ऊपर ये जो लेटी हुई ये लाइनें ऐसे दिख रही हैं बच्चों, ये वाली लाइनें, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। ये जितनी भी लाइनें हैं ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। इसके अलावा जितनी भी ये खड़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो यहाँ ये जो बीचों बीच जो लाइन है 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री, ये आपकी भूमध्य रेखा। भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीचों बीच। ये वो रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, यानी कि पृथ्वी के 2 भाग करती है। तो अब ये ऊपर का भाग और ये नीचे का भाग दोनों बराबर होंगे। और अगर हम एक गोले के 2 भाग कर दें, एक गोल चीज़ के 2 भाग कर दें तो वो अर्धगोला बन जाती है, या उसको हम गोलार्ध बोलते हैं। हिंदी में गोलार्ध बोला जाता है और इंग्लिश में उसको हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, अर्धगोला। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है शायद, तो मानचित्र पर ऊपर की तरफ जो भी डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं। विस्तार में इसको हम दूसरे लेक्चर में जब हम अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे तो वहाँ समझेंगे क्यों ऐसा है। और आपको नॉर्थ को ऐसे मानना है कि वो आपके सामने है, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। तो जब आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपकी राइट साइड में पूरब होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि नॉर्थ की तरफ हमारा मुंह है तो हमारे राइट साइड में पूरब होगा, यानी कि ईस्ट होगा। हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम होगा। और नॉर्थ अगर हमारे सामने है तो हमारे पीछे की तरफ, या नॉर्थ अगर ऊपर है तो हमारे नीचे की तरफ साउथ होगा। तो इतना अगर हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है तो हम अगर कहें कि हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है तो ऊपर का जो हेमिस्फीयर बनेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का आपका साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो नीचे वाली जितनी भी चीज़ें आप देख रहे होंगे या ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, ऊपर की सारी चीज़ों के साथ नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ जुड़ा हुआ है, और नीचे साउथ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक, साउदर्न ओशियन, ये सब चीज़ें आपस में इसके साथ जुड़ी हुई। तो भूमध्य रेखा क्या है? भूमध्य रेखा वह अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच 2 भागों में बराबर बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर की दिशा जो है वो नॉर्थ होती है, और नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके अलावा हमने कहा था कि खड़ी रेखा, ये आपकी 0 डिग्री की खड़ी रेखा, ये बेटा ग्रीनविच से गुजरती है जो कि ब्रिटेन में है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम
या 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। ये क्यों है, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हम बाद में इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ केवल हमें ये समझना है कि ये सेंटर ऑफ अर्थ अगर है तो इस ग्रीनविच से राइट साइड में हमारा क्या होगा, पूर्व, और इधर हमारा पश्चिम। तो बस हमें दिशाओं के एक बार इतना ही समझना है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में जब भी हम अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से करेंगे। तो यहाँ जो समझने की बात हम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो हिस्सा हुआ ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि यह जो हिस्सा है हमारा वो भूमध्य रेखा से ऊपर है, यानी कि उत्तर में है, और जो आपकी मेन देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर है उसके राइट साइड में है। तो राइट साइड में आपकी डायरेक्शन होती है पूर्व। तो ये कौन सा होगा, तो आप बता दोगे कि सर ये उत्तर पश्चिम होगा, क्योंकि ये उत्तर में है और पश्चिम में है। तो ये कौन सा होगा, नीचे की तरफ दक्षिण और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम। तो ये कौन सा होगा, नीचे की तरफ दक्षिण और राइट साइड में आपका पूर्व। तो इस तरीके से हम दिशाओं के बारे में थोड़ा सा समझ में अभी हमें आ जाएगा, बाकी डिटेल से हम इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ हमें एक चीज़ देखनी है कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में ये हमारा इंडिया है। तो अगर कोई आपसे पूछे इंडिया, तो हमें पता लगेगा कि इंडिया हमारा जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है और साथ में पूर्वी गोलार्ध में है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया जो है वो पाया जाता है। तो देख लेते हैं, एशिया भी आपका वहीं पाया जाता है। तो ये है आपका, ये जो मैप है वो है आपका एशिया। ये आपका एशिया है, ये वाला आपका एशिया। एशिया जो है अभी हमने पढ़ा था कि साइज के हिसाब से अगर हम देखें एशिया को, तो एशिया साइज के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा, एवं जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो हम दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है 7 महाद्वीपों में से वो है आपका एशिया, जो कि एशिया जो है आकार एवं जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। बहुत बार पूछा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आपका महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। उत्तरी गोलार्ध में अभी हमने पढ़ा था, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है हमारा एशिया है। इसके अलावा ये कहता है कि यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दुनिया के उत्तर पूर्व भाग में है। इसके अलावा अगर इसके उत्तर पश्चिम की बात करें, यानी कि अगर इसके ये डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ ये यूरोप के साथ लगता है। इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसका साउथ और वेस्टर्न दक्षिण पश्चिमी की बात करें तो ये अफ्रीका के साथ लगता है। दक्षिण यानी कि ये इसका निचला हिस्सा, इसकी अगर हम बात करें तो वो आपका हिंद महासागर के साथ लगता है। ये पूर्वी भाग, ये इधर का ये पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो ये प्रशांत महासागर के साथ लगता है। और ऊपर का जो ये वाला जो ऊपरी भाग है सारा का सारा आर्कटिक महासागर के साथ लगता है। तो ये था आपका एशिया महाद्वीप। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया के अंदर हमारे देश भारत की। तो ये हमारा देश भारत, जो भी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ वो नॉर्थ है। राइट साइड में आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण है। तो अगर हम देखें ये एशिया महाद्वीप के अंदर ये हमारा देश है भारत। तो ये एशिया महाद्वीप के किस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हमारा देश भारत है। तो यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा देश भारत है और ये आपका पूरा है एशिया। तो ये आपका एशिया है, तो एशिया के दक्षिणी भाग में भारत है। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। उसके बाद अगली बात ये बोलता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का यहाँ मतलब है
कि भारत और उसके साथ सीमा लगते हुए देश, इसमें आप चाइना को छोड़ दो, बाकी सभी देशों को हम भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करेंगे। और फिर ये बोलता है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि अगर हम साइज़ की बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है, इससे बड़े 6 देश और भी हैं जिनके बारे में हम जब इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमें केवल बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानना है। उसके बाद ये बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल ये भी हमने देखा था जब हमने वर्ल्ड मैप की बात की थी, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड मैप में एशिया जो है हमारा, ये हमारा एशिया जो है वो हमने देखा था कि ये भूमध्य रेखा है और उसके उत्तर में है। तो भारत जो है उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। डायरेक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो आगे जब हम देखते हैं तो ये बोलता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देश का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका मान जो है वो बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो ये जो हिस्सा है भारत का तमिलनाडु में, जो कन्याकुमारी, वो जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और भारत का जो कश्मीर में ऊपरी भाग इंदिरा कोल, वहाँ से जो अक्षांश गुजरता है उसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। वहाँ हम मानचित्र और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें, भारत का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो आपका गुजरात है, और गुजरात का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वहाँ से जो देशांतर जाता है, खड़ी रेखाएं मैंने आपको बताई थी देशांतर होती हैं मैप के ऊपर, तो वहाँ से जो देशांतर गुजर रहा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश की बात अगर हम करें तो वहाँ से जो देशांतर गुजरता है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जो है भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा बेसिक एक बार हमारे देश के बारे में हल्की सी जानकारी लेने का हमारा मकसद रहेगा। इसके बाद ये बोलता है कि भारतीय हिमालय द्वारा भारतीय पेनिनसुला जो है मुख्य भूमि एशिया से अलग होता है। यानी कि यहाँ अगर हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ आपका विशाल हिमालय पर्वत है, और ये विशाल हिमालय पर्वत जो है भारत के इस प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुला जो भाग है, इस प्रायद्वीपीय भारत को आपका बाकी एशिया से अलग करता है। भारत के पूर्व में यहाँ ये आपको जो दिखाई दे रहा है सागर के रूप में, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये पश्चिमी भाग में है आपका अरब सागर। और नीचे अगर हम बात करें भारत के, ये नीचे का जो भाग है, नीचे की तरफ भारत का हमने देखा था ऊपर मैप में जब हमने महासागरों की बात की थी, तो नीचे की तरफ आपका हिंद महासागर। तो इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आपका अरब सागर है। जितना भी एरिया ये भारत ने कवर किया है आपका द्वीपों के साथ, ये आपका लक्षद्वीप अरब सागर में, और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का कुल एरिया की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद भारत की जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबाई की जब बात करते हैं हम, ये जो इंदिरा कोल अभी जिसकी हम बात कर रहे थे कश्मीर में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत की लंबाई अगर हम देखते हैं तो वो है 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर नॉर्थ से साउथ जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर।
और अगर हम यहाँ पूर्व अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात की बात करें, पूर्व पश्चिम लंबाई की बात करें, तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में। भारत की आपको दिख रहा होगा कि यहाँ गुजरात से लेकर के ये जो बाउंड्री है बाकी देशों के साथ, ज़मीनी बाउंड्री जो है भारत की यहाँ तक लगती है, और ये बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री लग रही है ये भारत की स्थलीय सीमा है, या फिर ये है जो भारत की स्थलीय सीमा है जो बाकी देशों के साथ लगती है, और इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है बच्चों वो है 15,200 किलोमीटर। जबकि ये जो इलाका है गुजरात के बाद, ये जो इलाका है भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार का जो इलाका है, ये आपका समुद्र के साथ लगता है। तो ये जो सीमा है इसको हम समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ये आपका अंडमान निकोबार का और ये लक्षद्वीप का जो इलाका है वो द्वीपीय प्रदेश है, उनकी बाउंड्री भी जो है समुद्र के साथ लगती है। तो इसे हम बोलेंगे भारत की समुद्री सीमा। और भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अगर इनमें से हम इन द्वीपों को हटा दें तो ये जो भारत की मुख्य भूमि जो बचेगी, अगर हम केवल उसकी समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें तो वो होगी आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये बताता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी वीडियो लगभग तैयार हैं और जल्द आपके YouTube चैनल पर, पीके ज्योग्राफी क्लासेस के YouTube चैनल पर डाल दी जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। हाँ, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना है कि ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं। ये हमारा देश भारत, और भारत देश में यहाँ दिल्ली, ये दिल्ली, यहाँ बैठ कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने आप को देख ले कि आप देश के किस भाग में बैठ कर के मेरी वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे यहीं दिल्ली में बैठ कर के इस वीडियो को देख रहे हों, कुछ दिल्ली के बगल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर भारत के अलग अलग राज्यों के किसी भाग से देख रहे हों। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा जो महाद्वीप है भारत और बाकी देश जो महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप से किसी देश से देख रहे हों मुझे। इसके अलावा हो सकता है एशिया के अलावा किसी दूसरे महाद्वीप से कोई मुझे मेरी वीडियो को देख रहा हो, या हो सकता है कि हमारा जो सौर मंडल है उस सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह से भी हमारी वीडियो देखी जा रही हो सकता है उसका हमें अंदाज़ा ना हो, हमें ना पता लग रहा हो कि कौन हमें देख रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हुई तो हो सकता है ऐसे भी होने की संभावना है। या हो सकता है किसी दूसरी गैलेक्सी से या हमारी गैलेक्सी से कोई दूसरा सौर मंडल पे कोई दूसरा ग्रह हमें देख रहा हो, या ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी आकाशगंगा पर हमारी वीडियो देखी जा रही हो। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो पता लग गया कि मैं ब्रह्मांड में कहाँ हूँ। मुझे पता लगा कि मैं ब्रह्मांड में मिल्की वे आकाशगंगा, दुग्ध मेखला जिसको हमने कहा था, दुग्ध मेखला आकाशगंगा के सौरमंडल, सूर्य जिसका एक तारा है, उस सौरमंडल से संबंधित सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप आपका एशिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में एक देश भारत, और भारत की राजधानी दिल्ली में बैठा हूँ। आप अपने आप को देख लें कि आप कहाँ बैठ कर के इस वीडियो को देख रहे हैं, और जाने, खुद को जाने कि आप ब्रह्मांड में कहाँ हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्योग्राफी समझने में कुछ मदद मिल सकती है,
तो मैं आप लोगों से केवल यही कहूँगा कि आप जैसे और भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाने का काम करें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी, और शायद मेरी ये वीडियो आपके कुछ काम आए। तो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।